Good morning, all the students. Today we will discuss about the Gauss law and its concept in class 12 physics unit 1. आज हम कक्षा 12 भौतिक शास्त्र प्रथम इकाई में गॉस लॉ के कंसेप्ट जानेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ क्यों इसकी आवश्यकता हमें हुई, व्हाई डिड वी नीड गॉस लॉ। आप यहां से देखें, Q इज अ पॉइंट चार्ज। Q आपके पास एक बिंदु आवेश है। आपको कहा जाता है कि इस बिंदु आवेश से, जो कि स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। उस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो बड़ा आसान तरीका आपके पास है। पॉइंट चार्ज से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपने फॉर्मूला बनाया E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। सीधा सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। लेकिन सोर्स चार्ज अलग अलग तरह के होते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, लेकिन क्या इस सिलेंड्रिकल जो शेप है, इस बेलन के पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इसकी सरफेस पर है, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पर बिंदु P है और यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने आ सकती है। You are asked to calculate electric field intensity at point P, distance r apart from center O of this charged sphere. Then how will you calculate it? आप इसकी गणना कैसे करेंगे? क्योंकि यह सूत्र तो तब लागू होगा जब सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश केवल बिंदु आवेश होगा। इन स्थितियों में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है तो हमारे लिए गॉस लॉ एक यूजफुल टूल है, एक उपयोगी नियम है। इसलिए हम गॉस लॉ के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। लेकिन गॉस लॉ को समझने से पहले कुछ टर्म्स हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। ये लीनियर भी हो सकता है, रेखीय भी हो सकता है, ये पूरे सरफेस पर सरफेसीय भी हो सकता है और ये वॉल्यूमिक भी हो सकता है। पूरे आयतन में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अगर इंसुलेटर बॉडी को चार्ज दिया जाता है। ये हम सब पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर्स में। दूसरी चीज हमें जानना जरूरी होती है, व्हाट इज एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश क्या है। इसे जानने के लिए हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं। यह समांतर चतुर्भुज है और इसका एरिया हम निकालते हैं बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस ये लेंथ है, हाइट ये समांतर चतुर्भुज का लेंथ है, ये इसकी विड्थ है स्मॉल b। बेस ये लेंथ हो गई। हाइट को निकालने के लिए मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर डाला और ये h हाइट। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। मेरे पास लेंथ है, मेरे पास विड्थ है b और लेंथ और विड्थ के बीच का एंगल है थीटा। इन L, B और थीटा की टर्म में मैं एरिया को निकालना चाह रहा हूं तो H को भी मुझे इसी टर्म में बदलना पड़ेगा। ऐसा कौन सा थीटा है तो H और B को कोरिलेट कर देगा। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ऐसा थीटा है साइन थीटा और साइन थीटा कोरिलेट कर देगा H और B को। कोण के सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर है, लंब है, H अपॉन हाइपोटेनस B, कर्ण B, तो H इक्वल टू आएगा B साइन थीटा। ये हम इस ट्राइंगल से देख सकते हैं। H की वैल्यू अगर मैं बेस इंटू हाइट में रखता हूं तो यहां आप देखेंगे एरिया इक्वल टू बेस आपका लेंथ है और हाइट B साइन थीटा है, LB साइन थीटा। इस पैरेललोग्राम का, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A इक्वल टू LB साइन थीटा आता है। LB साइन थीटा में अगर हम वेक्टर फॉर्म ढूंढें तो वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, क्योंकि हम जानते हैं
कि साइन थीटा को हटाते हैं तो क्रॉस आता है, और दो वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है, एल भी डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, बी भी डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव सदिश राशि होती है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहां से हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है। वेक्टर लॉ से हम ये भी जानते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ ए होगी, इस सदिश की जो दिशा होगी वो एल और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। एल और बी को बोर्ड पर बनाया गया है, ये एक्स वाई प्लेन है। अगर एल और बी बोर्ड पर बन सकते हैं तो एरिया जो वेक्टर होगा, क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, वो इस बोर्ड पर नहीं बनाई जा सकती है, वो या तो इसके बाहर आपकी तरफ होगी या बोर्ड के अंदर होगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में कुछ चीजें और जान लेना जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे टाइप की सरफेस हो सकती है। 2D सरफेस जैसे जिसे हम बोर्ड पे बना सकते हैं, ये सर्कल है, ये 2D सरफेस। 2D सरफेस एक प्लेन शीट भी हो सकती है, जैसे ये एक शीट बना दूंगा मैं, ये भी 2D सरफेस है क्योंकि इसको मैंने एक्स वाई प्लेन में बनाया हुआ है। ये रिंग या सर्कल भी 2D सरफेस है, द्विविमीय सतह है क्योंकि द्विविमीय मैं बोर्ड पर बना सकता हूं। इनके लिए एरिया वेक्टर कहीं भी हो सकता है। अब थोड़ा आप छतरी को इमेजिन करें, अम्ब्रेला को। अम्ब्रेला की जो टान है वो एरिया वेक्टर है। जो इसका छत्रप वाला भाग है वो एरिया है, और उस पूरे एरिया को कंट्रोल करने के लिए वो छाते की टान है, अम्ब्रेला की टान है। तो वो छाते की टान को अगर हम घुमाएंगे तो पूरा एरिया घूमता है, वो टान एरिया वेक्टर है, और वो कहां अंदर की ओर आ रही है। लेकिन अगर 2D सरफेस है, जैसे ये, इसको मैं देखता हूं, ये प्लेन शीट है कोई, अगर मैं यहां से इसको पिरो लेता हूं एक रॉड में, तो यहां से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। आपकी तरफ से आप अगर इसे रॉड में पिरो लेते हैं तो आप भी वहां से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका एरिया वेक्टर कहां हो सकता है? मेरी तरफ भी हो सकता है और आपकी तरफ भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि 2D सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, द्विविमीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, उसकी दिशा दोनों ओर ली जा सकती है। इस रिंग की दिशा इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के लंबवत आपकी तरफ भी हो सकती है, और इसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर भी हो सकती है। 3D सरफेस क्यूब है, यहां क्यूब में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, यहां से आप समझें। मान लेता हूं मैं ये क्यूब है, 1 2 3 4 5 और 6, इसी कितनी सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस के पास है। क्या कंट्रोल करने के लिए इसको इसके अंदर खड़ा होना पड़ेगा? इस बॉडी को मान लो यहां से कंट्रोल करना, इस वाले फेस को कंट्रोल करना है, तो एरिया वेक्टर कहां होगा? अंदर की बाहर? अंदर से कैसे कंट्रोल करेगा? अंदर तो कोई हो नहीं सकता, तो फिर इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? हमेशा बाहर। 3D सरफेस अगर बंद है, क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड लिया जाता है, बाहर की ओर। तो 3D सरफेस का एरिया वेक्टर कन्वेंशनली, पारंपरिक रूप से आउटवर्ड ही मानते हैं, जबकि द्विविमीय 2D सरफेस का एरिया वेक्टर दोनों तरफ आप ले सकते हैं, इनवर्ड भी आउटवर्ड भी, अंदर भी और बाहर भी। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां है, इस सरफेस के दो एरिया वेक्टर बनाए जा सकते हैं। एक तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है ऐसे ऊपर, और एक अंदर, लेकिन अंदर तो नीचे चला जाएगा, अंदर मतलब इस बॉडी के अंदर, तो हमेशा कहां लेना है? आउटवर्ड। इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे, इस फेस का एरिया वेक्टर एक अंदर भी बन सकता है, एक बाहर। ये 3D सरफेस है, लेना कहां है? बाहर। कन्वेंशनली हम एरिया वेक्टर 3D सरफेस के लिए कहां लेंगे? आउटवर्ड लेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या है। बस विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र में उतना ही डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड बहता हुआ पानी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स रुका हुआ पानी है। जैसे
ऐसे कोई नदी बह रही है, ऐसे कोई पानी बह रहा है, ये वाला जो पानी जो बह रहा है इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन है तो ये किसके इक्विवेलेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की। अगर इसी वाटर को मैं बाल्टी में या सिलेंडर में भर देता हूं, यहां भर देता हूं, तो ये रुका हुआ पानी ये क्या कहलाएगा? फ्लक्स। फ्लक्स को मैं फाई से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो कुछ बुक्स में यहाँ ई भी लगा दिया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो एम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई। अगर आप फाई से भी डिनोट करेंगे तो भी चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, भरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। जबकि रुके हुए पानी की कौन सी डायरेक्शन है? बाल्टी में भरे पानी की कोई दिशा नहीं है, लेकिन बहते हुए पानी की दिशा है। तो जिस पानी की दिशा है वो तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा है। पास पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप रोक दोगे, इसकी डायरेक्शन को खत्म कर दोगे, तब वो क्या बन जाएगा? फ्लक्स बन जाएगा। ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through passing perpendicular through a surface। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यही कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। यहां से पानी इस डायरेक्शन में बहता आ रहा है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, प्लस एक्स डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है। मैंने एक रिंग को रखा ऐसे, इस तरह से मैंने एक पाइप को बाल्टी से निकाल के ऐसे रख दिया। ये मेरे पास एक बर्तन है, यहां मैं पानी को इकट्ठा करना चाह रहा हूं। पानी किसके इक्विवेलेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है जो पानी के इक्विवेलेंट हमने समझने के लिए बांधी है। बहता हुआ पानी, ये बहता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये इसके अंदर आएगा और यहां पर जाएगा। ये भरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड या रुका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसे हम नोट करते हैं फाई से। फाई किस किस के प्रोपोर्शनल होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, लाइन कहां है? दूर दूर है। अगर दूर दूर लाइन है तो इसमें से केवल एक ही लाइन एंटर करेगी अंदर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता, अभी आप देख रहे होंगे इसमें 1 2 3 लाइंस भी एंटर कर सकती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ तो यहां तो भरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है या भरा हुआ पानी है, उसकी अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो रुके हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम प्रोपोर्शनल टू ई बोलेंगे। ये जो फ्लक्स है वो ई के प्रोपोर्शनल है। जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी इस एरिया में, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगी, प्रवेश करेंगी, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स यहां एकत्रित होगा या लिंक होगा, बद्ध हो जाएगा। यदि मैं इसके एरिया को बढ़ा दूं, ये देखो, अगर मैं इसके एरिया को बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ जाएंगी। तो जो सरफेस का एरिया है वो बढ़ा देंगे तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उसमें से पास होंगी परपेंडिकुलर, वो बढ़ जाएंगी। लंबवत जो उसमें से गुजरेंगी वो बढ़ जाएंगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 5 प्रोपोर्शनल टू ए, ये एरिया ऑफ सरफेस है। अब थोड़ा सा आप कल्पना करें, ये मैं इसको ऐसे रख रहा था, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब बहता हुआ पानी, और इसको मैंने, ये आपको दिख रहा है, इसको मुझे भरना है और मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब जो कुछ ऊपर से भी निकलेंगी, कुछ नीचे से भी निकलेंगी, कुछ दाएं से, कुछ बाएं से, लेकिन चूंकि ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स,
विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है तो ये इसमें पूरे पूरे भरने के चांस है, तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि ऐसे पानी आ रहा है और मैं इसको ऐसे रख दूं, देखो 90 डिग्री पे मैंने इसको घुमा, ऐसे था, पूरा फ्लक्स आ रहा था, इसके अंदर लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा इसके अंदर एंटर कर रही थी, प्रवेश कर रही थी, लेकिन मैं इसके एंगल को 90 डिग्री बदल देता, मैंने इसके एंगल को 90 डिग्री बदल दिया, इस पाइप के मुंह को 90 डिग्री से आपकी तरफ कर दिया। अब पानी ऐसा बहता आ रहा है, ऐसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, यहां से इसमें आ नहीं पाएगा। फिर अब इसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी, नहीं आएंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जीरो हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कोई एंगल बनाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अगर मैंने इसको ऐसे रखा था तो यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, अधिकतम पानी भर रहा था, और अगर मैंने इसको 90 डिग्री से ऐसे मूव कर दिया था तो यहां बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, मतलब इसका फ्लक्स पहले यहां मैक्सिमम था और यहां शून्य हो गया, 90 डिग्री घुमाने पर फ्लक्स शून्य हो गया। ऐसा कौन सा थीटा है जिसके 90 की वैल्यू शून्य होती है, कॉस, तो यह फाई प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा की, और थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ई और ए के बीच का एंगल होगा। फाई ई पर भी डिपेंड करेगा, फाई ए पर भी डिपेंड करेगा, और फाई कॉस थीटा पर भी डिपेंड करेगा, और थीटा ई और ए के बीच का एंगल होगा। जैसे यहां अगर मैं ले लेता हूं केवल ये सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स की डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में है। देखें दोनों तरफ हो सकता है, सरफेस है, ओपन सरफेस है, दोनों तरफ हो सकता है, 2D है, अगर 2D है तो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। तो cos 180 की वैल्यू यहां होगा, अगर ऐसे होगा E और ऐसे होगा एरिया वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना है 180, और cos 180 की वैल्यू -1 है, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये E है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होती है, तो फिर इनके बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर इसमें 2D सरफेस इसको मान लूं, इसके एरिया वेक्टर को प्लस एक्स डायरेक्शन में मानूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, उनके भी 0 डिग्री का एंगल है, तो फिर फ्लक्स पॉजिटिव होना है, cos 0 की वैल्यू +1 होती है। यदि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बदल नहीं रही है, ये तो यूनिफॉर्म है। अभी जब तक मैं अलग से ना बोलूं तो आप समझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +x है, इस ओपन सरफेस की दोनों तरफ ये 2D है, द्विविमीय है, तो दोनों तरफ इसका एरिया वेक्टर हो सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब इस तरफ इसका एरिया वेक्टर मानोगे तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, cos 180 -1 होता है, और इस तरफ एरिया वेक्टर मानोगे तो फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 होती है। तो यहां से आप ये भी सीख लें, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हो सकते हैं। ऐसे से मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, फ्लक्स 0 हो गया। अगर मैं इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन को अपोजिट मानता हूं तो फ्लक्स नेगेटिव हो गया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों को अगर सेम मानता हूं तो फिर फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। तो फ्लक्स में भी पॉजिटिव, फ्लक्स में भी नेगेटिव, फ्लक्स में भी 0, फ्लक्स शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों तरह की क्वांटिटी हो सकता है। और किस किस पर डिपेंड करता है ये, E पे, A पे और cos थीटा पे है। और थीटा क्या है, E और A के बीच का एंगल है, बार बार मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना है, A और E के बीच का एंगल, सरफेस, ये पृष्ठ अलग चीज है, एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अगर मैं कहता हूं एरिया वेक्टर और E आपस में सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में है, इसका मतलब है वो इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, E भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का ये कोण है फाई। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं लिखूंगा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। किस किस पर डिपेंड करता है फ्लक्स? फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई पर, एरिया वेक्टर ए पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच के कोण पर। फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, क्षेत्रफल सदिश पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच की कोज्या पर, उनके कोण थीटा पर, जो कॉस के रूप में होता है। ये फॉर्मूला हमारा बन के आया फ्लक्स। अब आप ये भी जानते हो कि कॉस थीटा को अगर मैं हटाऊंगा और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूंगा तो फाई इक्वल टू आएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। दो सदिशों का डॉट गुणनफल हमेशा कैसी राशि होती है? आदेश राशि होती है। या आप जानते ही हैं कि cos थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट, sin थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल सदिश राशि होती है, इसलिए एरिया वेक्टर सदिश राशि थी, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का डॉट गुणनफल हमेशा अदिश राशि होती है, इसलिए फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला क्या हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। ये एक ब्लॉक है और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और लीनियर मोशन, रेखीय गति इसको करा है। ये ब्लॉक 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर खिसकता है। अब मुझे किए गए कार्य की गणना करनी है। ऐसा मान रहा हूं कि यहां फ्रिक्शनलेस मोशन है, घर्षण इस गति का विरोध नहीं कर रहा है। किया गया कार्य मुझे निकालना है और कोई पूछता है कि 10 सेकंड में कितनी वर्क मुझे करनी पड़ेगी। 10 सेकंड में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है। हमेशा कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। वर्क और विस्थापन दोनों की दिशा कैसी है? बराबर है। मेरा सूत्र है वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ 0 डिग्री है। एफ और डी के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। फोर्स कांस्टेंट है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 सेंटीमीटर में निकालना है, तो 5 इंटू 10, तो वर्क डन आएगा 50 यूनिट। अगर 20 सेंटीमीटर इस ब्लॉक को मैं चलाता हूं 20 सेकंड में, फिर वर्क डन 5 इंटू 20, 100 यूनिट आएगा। तो मैं किसी भी पार्ट का वर्क डन या किया गया कार्य निकाल सकता हूं, क्योंकि एफ और डी के बीच का एंगल कैसा है? कांस्टेंट है, और फोर्स की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। इस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई है, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वर्क तो है स्केलर क्वांटिटी एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इस फॉर्मूले का यूज मैं तब कर सकता हूं जब फोर्स कांस्टेंट है। इसी तरह फाई इक्वल टू ई इंटू ए, इस फॉर्मूले का यूज मैं तब कर सकता हूं जब ई को यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा होता है, और ई और ए के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल भी कांस्टेंट हो। यदि कोई सरफेस ऐसी है जहां ये दो चीजें नहीं है, जैसे स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उतना ही फोर्स लगाने पर शुरुआती दौर में स्प्रिंग ज्यादा दब जाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्प्रिंग को हम दबाते चले जाते हैं, समान विस्थापन के लिए हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा फोर्स, ज्यादा बल लगाना पड़ता है। स्प्रिंग की दशा में समान बल लगाने पर समान विस्थापन समान समय में नहीं होता, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम फोर्स नहीं कर पाता है, तो वहां हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते। ये फॉर्मूला भी तब यूज होगा जब ई यूनिफॉर्म है, ई और ए के बीच का एंगल बदल नहीं रहा है। मैं कोई ऐसी सरफेस चुनता हूं
जहां ई यूनिफॉर्म नहीं है, ई बदल रहा है। जैसे इस तरह की मैंने कोई सरफेस चुनी, इस सरफेस में अगर मैं यहां का एरिया वेक्टर लूंगा तो वो ऐसे है, यहां का एरिया वेक्टर लूंगा तो ऐसे है, यहां का एरिया वेक्टर लूं मानो यहां का, इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाता है। ये सब डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है। एक चार्ज को मैंने यहां रखा हुआ है, सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, यहां से इसकी डिस्टेंस कम है, इस पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा, इस पॉइंट की डिस्टेंस और ज्यादा। जब R बदल रही है तो फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर पर डिपेंड करती है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अतः इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी, समान नहीं होगी। अब E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं। ये एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है और E भी उसी डायरेक्शन में है। यहां थीटा 0 है, यहां E की डायरेक्शन ये है, ये E की डायरेक्शन है, तो यहां थीटा ही कुछ वैल्यू है। यहां भी E की डायरेक्शन ये है, ये E की डायरेक्शन तो Q से स्ट्रेट जाएगी, तो ये E की डायरेक्शन है, ये थीटा इससे ज्यादा बड़ा है, तो यहां एरिया वेक्टर और E के बीच का एंगल भी लगातार बदल रहा है। ऐसी सरफेसेस के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। इस बड़े से सरफेस एरिया को बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, छोटे छोटे क्षेत्रफलों में तोड़ते हैं। मान लीजिए मैं इसको तोड़ दूंगा ds, ऐसे एक ds एरिया मैंने बनाया, बहुत छोटा सा एरिया है ये। अब dA भी लिख सकते हैं अपन एरिया को और ds भी लिख सकते हैं, तो यहां कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कुछ लोग से dA बताएंगे, कुछ ds बताएंगे। s मतलब सरफेस एरिया और a मींस एरिया। छोटे एरिया को हम ds भी चुन लें और dA भी चुन लें। आपकी बुक में ds है तो मैं ds चुन रहा हूं। ये ds एक छोटा सा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये है और यहां से E की डायरेक्शन ये है। इस छोटे से एरिया वेक्टर के लिए मैं मान लेता हूं इस फील्ड में E की वैल्यू इक्वल है। यहां अलग अलग है हर पॉइंट पे, इस छोटे से एरिया के लिए E की वैल्यू इक्वल है और E और ds के बीच का एंगल थीटा भी कैसा है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। और अलग अलग लूंगा पूरे सरफेस के लिए, तो यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। मैंने छोटा सा फील्ड चुना है ds और उस फील्ड के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि E की वैल्यू भी वहां यूनिफॉर्म में बदल नहीं रहा है। इस एरिया के सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस, छोटा सा एरिया है पॉइंट के जैसा, इससे सभी जगह सभी पॉइंट्स की दूरी सेम मान रहा हूं मैं, बिल्कुल समान। तो यहाँ E भी नहीं बदल रही है और E और ds के बीच का एंगल भी नहीं बदल रहा है। तो ds छोटे से एरिया में से बद्ध फ्लक्स, इससे कितनी लाइन परपेंडिकुलर जा रही होंगी उसको मैंने माना phi d phi। बहुत छोटा सा फ्लक्स, छोटी सी इलेक्ट्रिक लाइंस इक्वल टू E ds। इस छोटे से एरिया के लिए E की वैल्यू सेम, ds की वैल्यू और E और ds के बीच का जो थीटा है वो भी सेम है। तो इसका छोटा सा फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स d phi इक्वल टू E इंटू ds इंटू cos थीटा। E की वैल्यू यहाँ सभी पॉइंट्स पर सेम है और सभी पॉइंट्स पर E और ds के बीच का एंगल भी हम कैसा मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं। ऐसे अनंत इनफाइनाइट छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स, छोटे छोटे क्षेत्र भी आप चुनेंगे और फिर उन सबको जोड़ देंगे। सम की मेथड, जोड़ने वाली मेथड कौन सी है, इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे। इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो d phi इंटीग्रेशन के बाद आएगा phi इक्वल टू E ds cos थीटा। अगर सरफेस ओपन है तो हम ऐसा साइन, क्लोज है तो फिर ऐसा क्लोज का साइन बनाते, लेकिन अभी एरिया को हमने क्लोज नहीं लिया है तो हम मानेंगे phi इक्वल टू E ds cos थीटा। और इस फॉर्मूले को हम यहां रखते हैं, phi इक्वल टू E लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, phi इक्वल टू E ds cos थीटा। सभी ds से जो बद्ध फ्लक्स था उसको हमने ऐड कर लिया, जोड़ लिया, तो फ्लक्स इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E ds और इसका इंटू।
ये वेक्टर फॉर्म में और ये स्केलर फॉर्म में ये फॉर्मूला है जो सभी जगह चलता है। अब यहां से ये हम पहला फॉर्मूला मान लेते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला मान लेते हैं। अगर ई यूनिफॉर्म है तो इसको फॉर्मूले को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ई को बाहर ले लेंगे और डीएस को अंदर लेंगे। इस तरह का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अगर थीटा सेम है तो यहाँ जो भी थीटा की वैल्यू अगर ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ अकेला डीएस भी आ सकता है। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको कॉमन निकाल के यहाँ भी ले जा सकते हैं। ऐसे हम फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। अब फ्लक्स के संबंध में कुछ और बातें जान लेते हैं। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये दो सदिशों का डॉट गुणनफल है। इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट, ई की यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिट ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये यूनिट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको निकालने आता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला 11th की नॉलेज के आधार पर आप निकाल देंगे। ml t-2 इधर, t-1 यहां से, -3 और a इनवर्स। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आता है तो इस तरीके से कौन सी यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की है, कौन सी इकाई कौन सी भौतिक राशि की है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र यहां रख के कैलकुलेशन करके आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक्सप्रेशन के लिए अदर फिगर भी यूज किए जाते हैं। जैसे आपको एक सरफेस ऐसे देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे निकालेंगे। इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इस तरीके से आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ज्यादा होगा। ये एंगल थीटा है। ये एबीसीडी कोई सरफेस है। एबीसीडी सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एबीसीडी सरफेस को, एबीसीडी पृष्ठ को लंबवत क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही है। जबकि हमें फ्लक्स की डेफिनेशन से, फ्लक्स की परिभाषा से यह चाहिए होता है कि ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस करे। तो ई का ऐसा कौन सा घटक है, कौन सा कंपोनेंट है जो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा? ये एरिया वेक्टर इस एबीसीडी सरफेस के परपेंडिकुलर है। और अगर ई का वेक्टर, ई का कोई कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में, इसी की दिशा में आ जाता है तो फिर माना जाएगा कि ई का वह भाग, वह कंपोनेंट इस एबीसीडी सरफेस के पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि एक ही डायरेक्शन में ई का जो घटक होगा वो होगा ई कॉस थीटा और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा ई साइन थीटा। तो हमें केवल वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लेना है, ई के उस कंपोनेंट को, उस घटक को लेना है जो एबीसीडी पृष्ठ के लंबवत जाता है। तो यहां से हम फाई निकालेंगे तो ई ए कॉस थीटा, एरिया, और एरिया के साथ ई का कॉस वाला कंपोनेंट, तो ई ए कॉस थीटा। इस तरह से भी बुक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक्सप्रेशन को निकाला जाता है। अब हम फ्लक्स को और अच्छे से समझने के लिए, फ्लक्स क्या है, व्हाट इज फ्लक्स, अब तक हम जान चुके हैं कि किसी भी पृष्ठ से, ओपन हो क्लोज हो, फ्लक्स सबका होता है, ओपन सरफेस का भी, क्लोज सरफेस का भी। किसी भी
पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? फ्लक्स। ये 3D और क्लोज सरफेस है। क्यूब, घन, त्रिविमीय और बंद पृष्ठ की आकृति है। ये बंद पृष्ठ वाली आकृति है, 6 फेसेस की बनी होती है। ये 6 ओपन फेसेस की बनी है। इसको मैं ओपन फेस मान लेता हूं, इसके हर एक फेस को खुला पृष्ठ मान लेता हूं और 6 खुले पृष्ठों से एक बंद पृष्ठ क्यूब बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इसमें क्रॉस हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विडिस्टिंक्ट है, बराबर दूरी पर है और समानांतर है। इस फेस से ये क्रॉस हो रही है। इसको यहां देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इस पूरी सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलेगी? नहीं बदलेगी, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसका एरिया वेक्टर, अब ये बंद पृष्ठ है, बंद है तो फिर इसका एरिया वेक्टर, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर कहां आएगा? ये अकेला खुला है, लेकिन टोटल मिला के तो ये बंद है, अंदर तो एरिया वेक्टर होगा नहीं, कहां होगा? बाहर। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये पूरे फेस के लिए है। कहीं भी बदल रही है? नहीं बदल रही है। तो ना तो ई बदल रहा है, ना ई और ए के बीच का एंगल बदल रहा है। तो हम कौन सा इस वाले फेस के लिए मैं मानता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅1 है, ई समरूप है और ds इसके छोटे से एरिया को चुनूंगा, चाहे पूरे एरिया को चुनूंगा। छोटे से एरिया पर भी ई और ई के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा, ई ऐसा, ए ऐसा, अपोजिट डायरेक्शन में। छोटे से एरिया पर भी वही एंगल होगा और बड़े से एरिया पर भी वही एंगल होगा। इस एरिया पर मैं कहीं भी ई और ए के बीच का एंगल मेजर करूंगा, मापूंगा, तो वो हमेशा 180 डिग्री आएगा। मतलब ये सममित है, सिमेट्रिकल सरफेस है। यहाँ ई भी सेम है, यूनिफॉर्म है पूरी सरफेस पर। ई और ए के बीच का एंगल भी कैसा है? सेम है। अगर सेम है तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E इंटू ए, और यहां इस वाले फेस का ए स्क्वायर होता है एरिया। ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर होगा। यहां हमने उसको ए लिख लिया, तो हर एक फेस का एरिया, अगर ये क्यूब है तो हर एक फेस का एरिया समान होगा, सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर। और इसको लिखा मैंने cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्यों? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180 है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये -EA है। ∅1 माइनस EA, इस फेस के लिए ∅1 माइनस EA। इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही आ रहा है, +x डायरेक्शन में। इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर भी +x डायरेक्शन में बाहर की ओर आएगा हमेशा। तो ∅2 आएगा EA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये +EA आएगा। यहां -E आएगा और यहां +E आएगा। इसके अलावा आप कोई सा भी फेस यहां सिलेक्ट कर लें, मान लीजिए आपकी तरफ वाला फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है? ऐसे, +x डायरेक्शन में। यहां से एरिया वेक्टर कहां आएगा? एरिया वेक्टर आपकी तरफ आएगा +z एक्सिस में, z डायरेक्शन में आएगा। तो ये x डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना? एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। ये फेस है, इस फेस का एरिया वेक्टर ऐसे आपकी तरफ होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच कितना एंगल? 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। इस फेस के लिए जो आपकी तरफ है, फ्लक्स की वैल्यू 0। मेरी तरफ जो फेस है वहां भी सेम कंडीशन बनेगी, 90 डिग्री, वहां भी फ्लक्स की वैल्यू 0। इस वाले फेस के लिए, ऊपर वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, बाहर की ओर 90 डिग्री, फ्लक्स 0। नीचे वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे की ओर, तो वो बाहर की ओर आएगा, आकृति के अंदर नहीं जाएगा। बॉडी के अंदर की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी, आउटवर्ड होगी। तो नीचे की तरफ एरिया वेक्टर E या इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये 90 डिग्री 0।
केवल ये और ये फेस, दो ही फेस ऐसी हैं जिन पर फाई की वैल्यू निकलेगी, लेकिन एक पर निकलेगी माइनस ये, एक पर निकलेगी प्लस ये। जब हम टोटल फ्लक्स करेंगे तो फाई 3 बराबर फाई 4 बराबर फाई 5 बराबर फाई 6, इन दो फेसेस को छोड़ के और सब फेसेस के लिए ई और ए के बीच का एंगल होगा 90, cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो ये चारों फ्लक्स आएंगे 0। दो फ्लक्स जो फाई 1 और फाई 2 हैं, एक प्लस ये है और एक माइनस ये है। जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे या इन पूरे 6 को जोड़ दोगे तो ये तो चार जीरो है ही, ये प्लस ये और माइनस ये मिलके भी क्या हो जाएंगे 0, तो चार्ज बाहर है। तो इस आकृति से, इस बंद आकृति से लिंक फ्लक्स शून्य होता है। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात, विद्युत फ्लक्स की बात। विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दो टर्म्स के बाद हम गॉस की थ्योरम को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से गॉस थ्योरम और उससे कूलाम के नियम का सत्यापन, गॉस की लॉ का निगमन, प्रूफ, ये सब पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।